Hello friends, how are you? Welcome to Indra Civil Services with अनुज पटेल। हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में जो कि 11 तारीख को है, इस संदर्भ में घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स है 2020 इसको लेकर रिवाइज करने के क्रम में इसको स्टार्ट किया है। तो आज हम इसके पहले पार्ट पहली कड़ी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। हम ये श्रृंखला क्विक रिवीजन के संदर्भ में स्टार्ट किए हैं कि अगर आप रिवाइज कर पढ़ चुके हैं तो फटाफट रिवाइज कर लें, या पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप फटाफट चीज़ों को देखें, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत समय नहीं है। तो आप शुरुआत करेंगे अगर तो घटना चक्र है 2020 दृष्टि का है ये करंट अफेयर्स। तो हम देख सकते हैं ये राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरुआत करेंगे। पहले एग्जाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो याद रखना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, ठीक। इसी संदर्भ में नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 14 को। और देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत को एक स्वच्छ और खुले से शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में स्थानांतरित करना था, कहाँ तक? 2019 तक। तो ये आंकड़ा क्योंकि 2019 निकल चुकी है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देख सकते हैं कि स्वच्छता के मुद्दे पर देश भर के नगर निगमों, स्थानीय शहर और निकायों ने क्या हुआ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से क्या हुआ, 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण आरंभ किया था। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में 73 शहर शामिल थे। इसके बाद 17, 18, 19 में क्रमशः इनकी संख्या बढ़ती चली गई। आप इस शहर को भले याद ना रखें, आप इतना याद रखें कि स्वच्छ सर्वेक्षण ठीक कब 2016 से हुआ था। और आप देख सकते हैं इसे, इसके स्मरणीय तत्व में देख सकते हैं कि वर्ष 2020 अगस्त 2020 को जो आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है, आप देखेंगे आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणाम जारी किया था। यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 28 दिनों का है तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कितने 42 याद रखें इसमें शामिल थे शहर, जिसमें अलग अलग एरिया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पहला अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे था। आप याद रखना 2021 की जो जनगणना है वो भी क्या होगी, पेपरलेस डिजिटल जनगणना होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करें, देख सकते हैं कि 1098 शहर स्थानीय निकायों को ODF प्लस और 483 शहरों को ODF डबल प्लस, यही जावा प्लस प्लस, इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा इसे। तो प्रमाणित किया है। कुल 6 शहरों को 5 स्टार मिला हुआ है। आप इसे याद रखें कितने शहर हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और आगे देख सकते हैं 65 को 3 स्टार है। तो आगे बस बहुत सारे स्टार हैं, इसको छोड़ दीजिए। शीर्ष 10 शहरों को जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या की रैंकिंग में थे, तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं। आप पहले 3 याद रखेंगे, बाकी आप भले छोड़ दें। यूपी का कोई स्थान है इसमें, आप देख सकते हैं यूपी जो है पहले 10 स्थानों में कोई स्थान नहीं है। तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, इस पे आंकड़ा देख सकते हैं। बाकी आप विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, चंडीगढ़ जो है GVMC जो है बाइजेक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और आप देखेंगे बड़ोदरा गुजरात 10वें नंबर पे है। तो आप 3 याद रखेंगे। आगे हम देख सकते हैं कि इस श्रेणी में सर्वेक्षण 2020 के तहत बिहार के पटना को जो है आप देखेंगे, जो बिहार का पटना है सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा जा सकता है, अगर पहला पूछा जा सकता है तो दूसरा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख सकते हैं 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर को स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है लखनऊ 12वां स्थान, आगरा 16वां, गाजियाबाद 19 और प्रयागराज 20। ये सीरियल आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं इनका क्रम पूछा जा सकता है, या ऑप्शन में क्वेश्चन होगा क्या कि इनमें से कौन सा शहर जो है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है या कौन सा शहर शामिल नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद,
प्रयागराज अपने क्रम में पूछ सकता है, डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर में पूछ सकता है। ठीक, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, इसे आप याद रख सकते हैं, 4 शहर हैं। और उत्तर प्रदेश के अन्य शीर्ष स्थानों पे देख सकते हैं, कानपुर को 25वां है और वाराणसी को 27वां है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कानपुर और वाराणसी जो है, अगर अंडर 30 में पूछा जाए तो आप 6 शहर पाएंगे, अगर अंडर 20 में पूछा जाएगा तो कितने 4 शहर आएंगे, ध्यान रखिएगा इसमें। आगे देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान है तो अंबिकापुर, ठीक, जो छत्तीसगढ़ है। आप आगे छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। आगे देख सकते हैं तो शीर्ष स्थानों के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग रिवाइज श्रृंखला देख रहे हैं, टू द पॉइंट नहीं देख सकेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कोई रिवीजन भी है तो आप देखेंगे कि जो 100 शहरों की जो स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, इसमें झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड, सिक्किम, असम ये शीर्ष स्थान प्राप्त हैं 5, जो 100 शहरी स्थानीय निकायों के से कम हैं। ये 5 स्थान शीर्ष स्थानों का 5 राज्य हैं जो 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक है। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप देख सकते हैं आगे, इस जो है 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो है 7वां स्थान है, आप इसे याद रखें। और गंगा नगरों में देखेंगे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान में उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान पे कानपुर है। आप देख सकते हैं 50 से 1000, 1 लाख के बीच में तो कौन सा है, कन्नौज प्रथम है, बिजनौर दूसरा है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का शुभारंभ भी हो चुका है। आप देख सकते हैं 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्यों के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी जो है इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई है शुरुआत। और 2021 में देख सकते हैं शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की ये कौन सा होगा, 6ठा संस्करण होगा, ध्यान रखना। और बात करें ये पेपरलेस है, याद रखना, डिजिटल पर आधारित है, ये भी याद रखेंगे आप। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा की गई है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है प्रेरक, ठीक, प्रेरक दौर, ठीक है, प्रेरक दौर सम्मान। तो आप देख सकते हैं प्रेरक दौर सम्मान शुरू क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराते हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा की गई है, जिसका नाम है प्रेरक दौर का सम्मान। आगे देख सकते हैं हम, तो इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां होंगी। तो देख सकते हैं प्रेरक जो दौर है इसमें सम्मान शुरू किया गया है, तो पूछा जा सकता है ये स्वच्छ सर्वेक्षण है 2021 से शुरू किया गया है और 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां इसमें होंगी। तो आप देख सकते हैं दिव्य, अनुपम, उज्जवल और उदित और आरोही, ये 5 आप सीरियल से पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। और आप अगर यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। जो 4 तारीख को है पेपर, याद रखिएगा। यहाँ से तो दिव्य प्लेटिनम होगी, अनुपम गोल्ड है, उज्जवल सिल्वर है और उदित ब्रॉन्ज है और आरोही है जो एस्पायरिंग है, आकांक्षी जिसे बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं इनमें से प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को चुना जाएगा, ठीक है, इनमें से प्रत्येक में 3 शहर चुने जाएंगे और जनसंख्या श्रेणी पर शहरों का मूल्यांकन के जो है वर्तमान मानदंड से अलग एक नई श्रेणी जो है शहरों को 6 चुने जाने के संकेतों पर प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करेगी। ये संकेतक देखेंगे तो इन पे ये संकेतक के आधार पर चुने जाएंगे। ये तो कचरे को गीला, सूखा और खतरनाक श्रेणी में विभाजित करना। दूसरा, गीले कचरे में के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता क्या है, और गीले कचरा है, कपड़ा बोल दिया मैंने, सॉरी। तो गीले कचरे के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता है। गीले और सूखे कचरे के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में देखेंगे। आगे देखेंगे निर्माण और विध्वंस जो है अपशिष्ट प्रसंस्करण की बात होगी। लैंडफिल जो भूमि भराव में जाने वाले कचरे का प्रतिशत देखा जाएगा और शहरों की स्वच्छता देखी जाएगी। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए अगर यूपीएससी में कहीं पूछा जा सकता है तो संभावना ज्यादा रहेगी, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से यूपीएससी जो आगे 4 तारीख को पेपर है
पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ध्यान रखें, इस वर्ष के सर्वेक्षण के अंतर्गत गीले, शुष्क और खतरनाक अपशिष्ट के अलग करने, गीले अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया, गीले और शुष्क अपशिष्ट का निपटान, पुनर्चक्रण, निर्माण, मलबा निस्तारण, कचरा स्थल पर फेंके जाने के वाले कचरे की मात्रा और शहरों की स्वच्छता की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा। इस दशा में स्वच्छ रखा जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 के संकेतकों को मुख्य रूप से जो है अपशिष्ट जल उपचार, मल कीचड़ के पुनरुपयोग पर केंद्रित बनाया गया। इस लाइन को आप याद रखेंगे कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है, इसके संकेतों को मुख्य रूप से जो है अपशिष्ट जो जल उपचार है, जिसे कहते हैं, जैसे आप जो जल आता है आपके घरों में, वो इसी के द्वारा आएगा। तो अपशिष्ट जल उपचार और मल कीचड़ के पुनरुपयोग, जो आप मल कीचड़ है इसको क्या है रिसाइकिल के पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें क्या क्या बन सकता है आगे देख सकते हैं। इससे मल कीचड़ का मतलब, इससे क्या होगा, कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी और क्या होगा, लैंडिंग फिल किया जाएगा, जहां गड्ढे होंगे उन्हें भराव किया जाएगा। ये सब पर्यावरण से रिलेटेड है। इकोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी। आगे ध्यान रखें, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संदर्भ में तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन का प्रस्ताव किया है। याद रखें इसे। और इस पे जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार है, मतलब कहते हैं रिवोल्यूशनरी चेंज की बात कर रहे हैं भाई। आगे जो बात करें स्मरणीय तथ्य आएगा तो 19 अगस्त 2020 को, अरे नौकरी दो, एजेंसी भर्ती क्या होगा, नौकरी तो दे नहीं रहे, एजेंसी गठित करेंगे क्या तो सरकार नौकरी तो नहीं दे रही है, बस परिवर्तनकारी सुधार ला रही है एजेंसी गठित करके। आगे बात करें 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की बात हुई है, NRA की स्थापना मंजूरी प्रदान की है। यही NRA अब क्या करेगी, जो SSC लेवल की जो RBC की नौकरी है, SSC लेवल की या सेकेंड क्लास या ये जो BC ग्रेड की नौकरी है, उनको रिक्रूटमेंट के लिए गठित की गई थी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों की ग्रुप B और ग्रुप C जो गैर तकनीकी होगी, उम्मीदवारों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो एक सेट की बात है, आप सेट हो जाएंगे तो CET हो जाएगा, तो सेट हो गए। और इस सामान्य योग्यता परीक्षा का उद्देश्य होगा सरकारी नौकरियों हेतु चयन हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं को एक ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा। NRA में क्या होगा, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगर ये प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए तो समझ लीजिए इन सभी विभागों के रिलेटेड जो एग्जाम होंगे वो अब NRA कराएगी। याद रखना, सामान्य योग्यता परीक्षा सेट में वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, ये भी याद रखेंगे। 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा 3 स्तरों में आयोजित किया जाएगी। पहली है स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक। यही सेम क्रम SSC के जो SSC एग्जाम कराती थी वही क्रम है, याद रखना। और राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के केवल प्रथम लिस्ट स्तर टीयर 1 की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, जब राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके लिए प्रथम स्तर टीयर 1 की परीक्षा आयोजित किया जाएगी। मतलब ये है स्क्रीनिंग टेस्ट। आगे बात करें बही भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया टीयर 2 और 3 के लिए परीक्षा का आयोजन संबंधी एजेंसी SSC, RRB, IBPS द्वारा कराया जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे टीयर 1 के लिए जो है गठित की गई है, टीयर 2 के और टीयर 3 के लिए SSC बनी रहेगी, RRB बनी रहेगी, IBPS बना रहेगा। ये वापस अपने एग्जाम कराएंगे अपने अपने विभाग से रिलेटेड। आगे बात करें, आरंभ में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा SSC, RRB, IBPS की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बाद में इसके अंतर्गत अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। हम देखेंगे आगे तो उम्मीदवारों द्वारा आप देखेंगे सामान्य योग्यता परीक्षा को में प्राप्त स्कोर 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। मतलब जैसे आप CTET पास करते हैं उसी तरीके से ये आपका स्कोर 3 वर्षों के लिए वैलिड है। आगे बात करें, देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होगा। वहीं 117 आकांक्षी जिलों में क्या है, आप आकांक्षी मत चले जाइए, वो आकांक्षी अलग था, ये आकांक्षी अलग है।
ठीक है, तो 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और देखेंगे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है नारेगा के लिए कितने करोड़ रुपए का, इसकी जरूरत नहीं है। आगे हम बात कर सकते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होगी। बस यही एक लाइन याद रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। भारत सरकार का जो सचिव स्तर का अधिकारी होगा, ठीक, IAS अधिकारी इसमें बैठेगा, ध्यान रखना। आगे अटल रैंकिंग जो है ईरा की बात हो रही है, तो ईरा सिंगल से आप इसे याद रख सकते हैं। ईरा क्या है, 2020 आप देख सकते हैं भारत द्वारा 2010 और 20 के दशक को नवाचार दशक घोषित किया गया है। यूपीपीसीएस वाले क्वेश्चन समझ लीजिए, आपसे पूछ लिए यहाँ से, ध्यान रखना। आगे बात करें, और 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है आप देखेंगे भारत का स्थान है 81, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे भारत में 2020 में जो 2015 में वैश्विक नवाचार, सॉरी ये 2020-15 का है, और 2020 में देखेंगे तो ये 48वां स्थान प्राप्त किया भारत ने, याद रखना। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग जो है शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। नवाचार उपलब्धियों पर मंत्रालय का नाम पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आप इस मंत्रालय का नाम याद रखेंगे। आगे बात करें हम स्मरणीय तथ्य के रूप में, तो आप देखेंगे ये 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकट नायडू या वेंकट चलैया नायडू, जो भी बोले आप, वेंकट नायडू की ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थान की अटल रैंकिंग ईरा या एरा या ईरा, जो भी याद लगे, तो एरिया जो भी याद लगे आपको, 2020 जारी की है। इसका पहला संस्करण 2019 में जारी किया था, मतलब ये दूसरा संस्करण है। अटल रैंकिंग 2020 के 2 श्रेणियों में यथा सामाजिक वित्त पोषित, ठीक है, इस संस्थान और निजी स्वास्थ्य पोषित संस्थानों के तहत जारी किया गया है। इन्हें अपना 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस बार रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े संस्थानों को इस सूची में 6ठी श्रेणी क्या है, उप श्रेणी दी गई है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्रीय जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम मिला है, ध्यान रखना। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है मद्रास, दूसरा आपको बताए थे हम पहले भी, आपको ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलाए थे, उसमें बताए थे कि मद्रास को प्रथम स्थान मिला हुआ है, दूसरे स्थान पे है बॉम्बे और तीसरे स्थान पे है दिल्ली। याद रखना ये सभी IITs हैं, तो इनको स्थान दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। तो अटल रैंकिंग में जो IITs हैं आपकी टेक्निक विश्वविद्यालय हैं, हालांकि और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इसमें जुड़े हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी जुड़े हैं, लेकिन वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों को भी इसमें सूचीफाइड या दिया गया स्थान। लेकिन प्रथम 3 स्थानों में देखेंगे तो तीनों IIT कब्जा है इनका। आगे इस सूची में देखेंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन प्राप्त हो सकता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11वां स्थान है, बनारस विश्वविद्यालय को 13वां स्थान है। तो यूपी से रिलेटेड आप देख सकते हैं अटल रैंकिंग में जो है IIT कानपुर, AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 11वां, और जैसे हिंदू बनारस या BHU को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। निजी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो ठीक है, कलिंगा एक औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान है उड़ीसा में, जो स्ववित्त पोषित की श्रेणी में है और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसे इतना ही बहुत है। और एक और बता देता हूँ, SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु में ये इंस्टीट्यूशन है, इसलिए आप इसे देख लीजिए कि ये करंट में रनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ है, तो आप देखेंगे कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT जो है उड़ीसा में है और आप ये प्रथम स्थान पे है। आगे अगर बात करें SRS विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु और वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस बार पहली बार सम्मिलित किए गए महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में केवल सरकारी जो सरकारी सहायता प्राप्त श्रेणी में आप देखेंगे अवनीशी लिंगम, ठीक है, अवनीशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन
तमिलनाडु में है। तो अगर ये इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आप वैसे मारेंगे इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, तो ये दिल्ली की है, याद रखना। आगे बात करें अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत का एक संवेदनशील है, मतलब क्रिटिकल में है। आगे बात करेंगे या डेंजर जोन में है। भारत की एक ईस्ट नीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, एक ईस्ट का मतलब है IR में जो ईस्ट के जो रीजन्स हैं उनकी तरफ अपने रिलेशंस को बढ़ाने के लिए तो एक्ट ईस्ट आया था। अब आज बात करें इसे, इसी के नज़र इसका एक ईस्ट आया, फिर लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, फिर अभी एक और पॉलिसी आई थी, अभी मुझे याद नहीं है, तो बताएंगे। नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना आधारशिला रखी। ये 30 दिसंबर को जारी की गई थी। 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर के जो है सबमरीन ऑप्टिकल, आप याद रखें, पोर्ट ब्लेयर में जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना है वो पोर्ट ब्लेयर में है। आगे बात करें तो देख सकते हैं कि स्मरणीय तथ्य में 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है OFC परियोजना का शुभारंभ किया था। आगे देख सकेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, मतलब अब वो YouTube अच्छे से देख सकते हैं। आगे इसके तहत चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य जो है 2x200 Gbps आप देख सकते हो, वाह भैया। तो पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों तथा स्वराज द्वीप जैसे हैवलॉक द्वीप भी जानते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कोमाल्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइसलैंड और रंगड़ के मध्य जो है 2x100 Gbps की सुविधा प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य आपको 2x200 Gbps मिलेगा, बाकी जगह आपको 2x100 Gbps मिलेगा। और तो इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर करीब 2300 किलोमीटर की केबल बिछाया गया है, जो इतने इसका कोई खास महत्व नहीं है, ये दूरी आप याद रखना, बस इतना पूछा जा सकता है। आगे इस परियोजना के वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की बात की गई थी। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में आप देख सकते हैं OSUF के मध्य किया गया था। भारत का सबसे लंबा बात करेंगे अगर तो जो है बात करेंगे भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है। रोपवे आप जो है रज्जु मार्ग विशेष रूप से खानों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के उपयोग में जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है जो भारत की सबसे लंबा रोपवे पूछा जा सकता है। तो रोपवे क्या है, UPSC भी पूछ सकती है, UPSC भी पूछ सकती है। ऐसी टर्मिनोलॉजी खासकर UPSC का ध्यान जाना जाता है। तो रोपवे अथवा रज्जु मार्ग विशेष याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज मत हो, तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। रोपवे और रज्जु मार्ग विशेष के रूप से खानों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जो उपयोग में जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। इसमें केबलों के माध्यम से क्या होगा, बक्सुनेमा केबलों के द्वारा परिवहन किया जाता है। ठीक है, एक है बक्सुनेमा केबलों, ठीक, कुछ होंगे खिड़की या पोर्ट होगा, कोई ऐसे मतलब विंडो होगी जो बक्सुनेमा केबलों की बात हो रही है। ये केबिनुमा या कोई विंडो टाइप की होगी। इससे दुर्गम क्षेत्रों में काफी समय में यात्रा की जा सकती है, कम समय में। आगे बात करें देखेंगे जो स्मरणीय तथ्य हैं, तो 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई UPSC वाले पूछ चुके हैं, फिर से आप याद रखना, फिर से करंट अफेयर्स है, 1.82 किलोमीटर है रोपवे की लंबाई। और वर्ष 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण, ठीक है, GMDA, ठीक है, तो रोपवे के निर्माण हेतु अधिग्रहित किया गया था ये। बाकी आप इसकी लागत छोड़ सकते हैं। ये रोपवे जो है गुवाहाटी शहर के कचरी घाट, याद रखना, गुवाहाटी शहर में एक है कचरी घाट, क्यों जो है उत्तरी गुवाहाटी को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। एक डोल गोविंदा है, तो इसका याद रखें, जोड़ने का काम है कचरी घाट से डोल गोविंदा
के मध्य ये जोड़ता है। आगे बात करें, धातव है रोपवे एक छोटे से द्वीप पीकाक आइसलैंड के ऊपर से गुजरता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है। तो एक आइसलैंड आपको और दिख रहा है। अभी तक आप एक आइसलैंड जानते थे, अब दूसरा आइसलैंड जान लीजिए जिसका नाम है, ये छोटा है, ठीक है। तो पीकाक आइसलैंड के ऊपर से गुजरता है जहां प्रसिद्ध उमानंदा मंदिर है, ठीक है। उमानंदा मंदिर, ये यूपीएससी वाले क्या पूछ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित रिलेटेड यहाँ से पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के बाद के संदर्भ में, तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। इस अभियान का मुख्य ध्येय स्वदेशी विनिर्माण उपभोग को प्रमुखता प्रदान करना। आगे बात करें स्मरणीय तत्व में, तो देखोगे 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया था। ये आपको डेट याद रखनी चाहिए। 2020 में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया है। और इसमें खास बात है कि रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ और सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन की पहलों का शुभारंभ किया है। आप देख सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं कि एक तो लिंक से जोड़ा गया होगा, क्या होगा, रक्षा इकाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को क्या होगा, बुनियादी जो बेसिक ढांचा है उसके निर्माण के साथ, उनके मॉडर्नाइजेशन के साथ, उनकी फैसिलिटीज के साथ, उनके उन्नयन का क्या होगा, इनका शुभारंभ किया होगा। इस तरह के ऑप्शन मिले हम मारेंगे। आगे बात करें, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में उन हथियारों और उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई है जिनका भारत में स्वदेशी निर्माण होगा। आगे हम बात करें, 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची प्राप्त की है या घोषणा की है। इसमें आप देख सकते हैं 101 हथियारों की जो सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची है उसकी मतलब इसे जो है आम आदमियों के लिए नहीं होगी। इन हथियारों में सैन्य उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट, मिसाइलें आदि शामिल हैं। नकारात्मक सूची में शामिल हथियार प्रणालियों में आगे आयात नहीं किया जाएगा। मतलब आयात का मतलब आप कहीं से मंगाएंगे नहीं। आगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देखेंगे निगमीकरण करने की दिशा में कदम उठाया गया है। रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन के निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे का निर्माण किया है। आप देखेंगे देवलाली दानापुर किसान रेल है, तो ये आप याद रखना किसान रेल है, तो ये स्थान दोनों याद रखेंगे आप, ये दोनों के बीच में देवलाली दानापुर किसान रेल है। तो वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से क्या हुआ, रेल मंत्रालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक संचालन के लिए जो किसान विशेष रेल का जो है संचालन किया है। इससे किसान अल्पकालीन बाजार, शीघ्र खराबी करने वाली वस्तुओं का बाजार अपनी उपस्थिति बढ़ाकर अधिक आर्थिक संबलता प्राप्त कर सकेंगे। स्मरणीय तथ्य के रूप में देखेंगे 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेल का हरी झंडी दिखाई है। तो देवलाली दानापुर किसान रेल को हरी झंडी दिखाने वाले, ठीक, आगे देख सकते हैं 2020-21 में आम बजट में दूध, मांस और मछली सहित जल्द नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के निर्वात आपूर्ति श्रृंखला हेतु ये घोषणा की गई थी। तो आप देख सकते हैं देवलाली दानापुर किसान रेलवे की बात, ये ऐसा किया गया था कि इसके जो देवलाली दानापुर किसान रेल की हरी झंडी दिखाने का कारण था कि 2020-21 के बजट में ही आप देख सकते हैं क्या हुआ था, आम बजट में दूध, मांस और मछली उत्पादन सहित जल्द नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला जल्दी से उनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के संदर्भ में ये रेल चलाई जाएगी। और ये रेलगाड़ी अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की जाएगी। यह रेलगाड़ी एक बार की यात्रा में
क्या है 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नासिक रोड, मानमाड़, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सर आदि स्टेशनों पे ये रुकेगी। तो इसकी दूरी है, दूरी से कोई लेना देना नहीं है। ये रेलगाड़ी देवलाली से दानापुर के मध्य, देवलाली महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार में है, यहाँ तक चलेगी। देवलाली आप देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। और ये देखेंगे दानापुर जो है बिहार पटना जिले में स्थित नगर है। माल ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो आप देखेंगे जो माल ढुलाई की व्यवस्था होगा इसका समन्वय यहाँ कौन करेगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप देखेंगे बैरोनी टाटानगर दूसरी किसान है, तो बैरोनी टाटानगर एक दूसरी हो गई। तो देखेंगे इसमें भी क्या है, इसमें वही चीज देख सकते दूसरी विशेष रेलगाड़ी का सर बरौनी से टाटा नगर झारखंड के बीच है। ये विशेष रेल है बोकारो स्टील हटिया एवं टाटनगर के दुग्ध आपूर्ति के लिए की जा रही है। ये देखते हैं दुग्ध की आपूर्ति की श्रृंखला है, तो बरौनी टाटानगर दुग्ध की आपूर्ति हो रही है। अब देख सकते हैं भारत जल जो संसाधन है सूची प्रणाली, तो जल जीवन और विकास की कुंजी है। तो जल को क्या कहते हैं? जल ही जीवन है, तो जल जीवन और विकास की कुंजी है। ये सब लाइनें तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो जल संसाधनों की विवेकपूर्ण उपयोग अधिक महत्वपूर्ण रखता है, विशेषकर जब बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और संबंधित विकास उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त दबाव डालती है। किसी भी संसाधन की अच्छी योजना हेतु एक मजबूत डेटाबेस और विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस मद्देनजर तो आप देखेंगे जुलाई 2019 में क्या हुआ, भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का पहला संस्करण जारी किया गया है। इसके तथ्य हैं आप देख सकते हैं कि अगर 2020 में जो है भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय, आप देख सकते हैं जो सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, तो आप देख सकते हैं इसका नाम हो गया है जल शक्ति मंत्रालय। ये भी याद रखेंगे, पूछा जा चुका है ये। आगे भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया WRIS का नया संस्करण, द्वितीय संस्करण है, आप देख सकते हैं जारी किया है। नया संस्करण कई क्षमताओं विशेषताओं से युक्त होगा। वेब पोर्टल www.wris.gov.in के माध्यम से सामान्य लोग जो क्या करेंगे, इसमें वर्षा को जो है जन सामान्य को वर्षा, भूमिगत जल स्तर, जलाशय भंडार, बाष्पन उत्सर्जन, मृदा आर्द्रता संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। तो इसका काम आप यही याद रखें, इसलिए भारत सरकार इस उद्देश्य के लिए ये चीज लाई है। तो जो भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली है ये काम करेगी। आप देख सकते हैं यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना ज्यादा है। यहाँ वर्तमान में यह प्रणाली जो है विभिन्न केंद्र एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और विभिन्न राज्यों के नियमित आधार पर आंकड़े प्राप्त कर रही है। योजना के आंकड़ों को भी इस प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है ताकि यह जल एवं भूमि संसाधनों से संबंधित डेटा के लिए व्यापक मंच बन जाए। इंडिया WRIS के अद्यतन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। जो इंडिया WRIS है का अद्यतन बनाए रखने के लिए जो है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र NWIC की स्थापना की गई है। जो NW ठीक है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र देखेंगे तो NWIC की स्थापना की गई है। हम आगे बात करें, इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़े जन सामान्य के साथ साथ किसानों, नियोजकों, प्रशासकों, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं आदि के लिए क्या होंगे, लाभदायक होंगे। हम आगे बात करें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के लिए न्यास की गठन, ठीक आप देख सकते हैं इस पर डिसीजन आ चुका था। तो 9 नवंबर 2019 को अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 फरवरी 2020 को ये डेट पूछी जा सकती है। हालांकि यूपी में योगी बाबा हैं, उनको ध्यान में रखते क्वेश्चन बना दिया जाए, वैसे तो संभावना कम ही रहेगी। तो 5 फरवरी 2020 को श्री राम जो है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो है के गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डेट भी पूछते हैं एमपी वाले, ध्यान रखना।
5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु जो है भूमि पूजन देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और साथ में गए थे बाबा जी हमारे। और राम रणभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का मध्य जो है 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे। ठीक है, ये सदस्य पूछा जा सकता है। हालांकि आप इसको अब आगे छोड़ दें, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा। आगे बात करें, राम मंदिर के निर्माण में धन के निवेश का फैसला न्यास ही करेगा। बस इतना याद रखें कि इस पे श्री राम जन्मभूमि न्यास की जुड़ी संपत्ति को बेचने का अधिकार ट्रस्टीज को नहीं होगा। आगे बात करें तो ट्रस्ट के सदस्यों के वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सफर के दौरान खर्च का भुगतान न्यास द्वारा किया जाएगा। आगे ट्रस्टी हैं, बाबा हैं, खर्च मिलेगा और क्या चाहिए। ठीक है, ट्रस्टी के बाद इसकी बात करें, ट्रस्टी मिलाकर और इसी भुगतान में तो सारे खर्च शामिल होते हैं। सभी ट्रस्टी मिलकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और न्यास के महासचिव को एक कोषाध्यक्ष भी होगा। आगे बात करें तो निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत गोपाल दास जो है न्यास के अध्यक्ष होंगे, जबकि महासचिव के पद पर चंपत राय होंगे। ठीक है, महासचिव चंपत राय हैं। आगे केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व जो है सचिव थे नृपेंद्र मिश्र को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। याद रखें कि निर्मोही अखाड़ा के जो महंत हैं नृत्य गोपाल दास न्यास के अध्यक्ष हैं, महासचिव चंपत राय हैं और जो प्रधानमंत्री सचिव थे पूर्व प्रधानमंत्री तो नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, बाकी तो आप सदस्य देख सकते हैं, बाकी से आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आगे बात करें तो आप इसकी सरकारी वेबसाइट भी जारी हो गई, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के संदर्भ में 2020। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें क्या होगा, छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक रंगमंच प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ये छात्रों द्वारा उनके दैनिक जीवन में आने वाली क्या है प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक मंच है। तो पूछा जा सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकती है, यूपीपीएससी में भी संभावना है। यहाँ यह कार्यक्रम देखेंगे, यह कार्यक्रम जो छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की स्वीकृति को बदल देता है। हैकाथॉन के 2 भाग होते हैं, पहला हैकाथॉन सॉफ्टवेयर, दूसरा हैकाथॉन हार्डवेयर। ठीक है, ये सोचने के लिए मतलब जो बच्चों में है थिंकिंग या जो छात्रों में है उनको सोचने के लिए क्या होगा, प्रेरित करेगा और अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। मतलब प्रोडक्शन जो उत्पाद हैं, जो बच्चों की आइडियाज हैं, उनके तरीके से उनको दिखाया जा रहा है। तो आप इसे हैकाथॉन सॉफ्टवेयर, हैकाथॉन हार्डवेयर है। क्वेश्चन यूपीएससी संभावना है पूछने की, यहाँ से ध्यान रखें। आगे बात करें तो देख सकते हैं कि स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में, तो स्मरणीय तथ्य हैं 4 अगस्त 2020 को इंडिया स्मार्ट हैकाथॉन के 4थे संस्करण सॉफ्टवेयर है जो संस्करण के ग्रैंड फिनाले। ठीक है, इसका ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ है। मतलब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ है, ये कॉम्पिटेटिव भी है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 4थे संस्करण सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। इस हैकाथॉन का आयोजन 1 से 4 अगस्त 2020 के मध्य वर्चुअल नोडल केंद्रों पर एक साथ हुआ था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। ध्यान रखना, आगे जरूरी नहीं है। अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे संबोधित किया था। आप देख सकते हैं कि ये विश्व के सबसे बड़े क्या है, इतना याद रखें, सबसे बड़े हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। और इस हैकाथॉन का उद्देश्य है विभिन्न सरकारी निजी संस्थाएं जो है इसमें दोनों आएंगी, आने वाली चुनौतियों के लिए भारत के छात्रों को विश्व स्तरीय समाधान प्रस्तुत या उन्हें प्राप्त करना समाधान। इसका मुख्य विषय है, थीम है, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है। इसका थीम याद रखेंगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो आइडिया इज टू स्मॉल।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी थीम है। क्वेश्चन ईपीपीसीएस वाले पूछेंगे तो इस थीम पे पूछेंगे, ध्यान रखना। आगे इस संस्करण में जो है 11 विषयों आधारित कुल 243 समस्या कर्तव्यों पर काम किया गया है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क संपर्क फेंक और न्यूज की ट्रैकिंग व ट्रेसिंग इत्यादि से संबंधित मामले शामिल थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय छात्रों की अवसंरचनात्मक और क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रगति में संचालित मध्य से ध्येय से वर्ष 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विजन डॉक्यूमेंट है ये। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विजन डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट होती है जो यह निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश की शिक्षा किस दिशा में जाएगी। देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करती है। देश में सर्वप्रथम वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई है और आप देखेंगे कि 1968 में पहली थी और जो 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जारी की गई थी। आगे बात करें जिसमें वर्ष 92 में कुछ संशोधन किए गए थे। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें स्मरणीय तथ्यों में जाएंगे तो 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मंजूरी प्रदान की गई है। 3 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे। सभी बच्चों के लिए पाठ चर्चा, शिक्षण शास्त्र और आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था है। आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये क्या है। तो 5+3+3+4, तो आप देख सकते हैं 5+3+3+4। इस आंकड़े को याद रखें, इसे मत भूलें। आके इस संदर्भ में, क्योंकि यूपी वाले यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये क्या है। तो इस संदर्भ में वर्तमान में देखेंगे 10+2 की व्यवस्था लागू है और 5+3+3+4 व्यवस्था को क्रमशः आप देखेंगे। आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, ठीक है। आधारभूत जो 5 वर्ष है, प्रारंभिक 3 वर्ष है, मध्य 3 वर्ष है और माध्यमिक 4 वर्ष है। मध्य अलग है, माध्यमिक अलग है। तो ये पूछा गया है या ये जो 5 आंकड़ा दिया गया है 5+3+3+4, तो इसमें देखेंगे 5 का मतलब आधारभूत, 3 का मतलब प्रारंभिक और 3 का मतलब है मध्य और चौथे माध्यमिक का मतलब है 4। इसका आंकड़ा आप याद रखेंगे। ये आपसे हो सकता है कहीं और पूछ लिया जाए। विभाजित किया गया है आधारभूत चरणों के 5 वर्ष में से 3 वर्ष तक बच्चा आंगनबाड़ी में करेगा काम, जो स्कूलिंग जो है बाल वाटिका में रहेगा, ठीक है। और जब वह 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। अगले 2 वर्षों में कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूरी होगी। हम आगे बात करें प्रारंभिक चरण में 3 वर्ष में 3 से 5 तक की पढ़ाई पूरी होगी, जो 8 से 11 वर्ष है। मध्य चरण जिसे हम 3 वर्ष बोलेंगे, और तो देखेंगे 6 से 8 तक की पढ़ाई है। इसमें उम्र 11 से 14 है और माध्यमिक देखेंगे 4 वर्ष। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई है जो 14 से 18 के संदर्भ में है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 5 का यहाँ पे पहले ही हम बता चुके हैं कि आधारभूत की बात है कि बच्चा जब 5 में से आधारभूत चरण में 5 वर्ष में से जो है 3 वर्ष तक बच्चा क्या होगा, आंगनबाड़ी के प्री स्कूलिंग में होगा। तो 5 का हम यही आपको एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आगे देख सकते हैं कि प्रारंभिक चरण की बात हुई तो 3 वर्ष के लिए तो 3 से 5 की होगी पढ़ाई, 8 से 11 वर्ष हो गई। मध्य चरण जिसे 3 कहा था +3, ये है 6 से 8 वर्ष की, जिसमें 11 से 14 वर्ष की पढ़ाई होगी। माध्यमिक मतलब 4, तो 4 वर्ष के में क्या होगा, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई संपन्न होगी, 14 से 18 वर्ष। अब आपको आंकड़ा 5+3+3+4 का समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं 5+3+4 में 3 वर्ष में बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन जो है, इसे कह सकते हैं ECCE के जो है मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। आगे चलकर बच्चों में बेहतर विकास हो सके। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर के बच्चों में जो है, इसको याद रखेंगे, 100% सफल नामांकन अनुपात, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो GER प्राप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2030 तक है। जो माध्यमिक स्तर पर जो है
100% सकल नामांकन अनुपात ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को लक्ष्य रखा गया है। हम देख सकते हैं आगे विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होंगे। जहां तक संभव हो सके कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा ग्रेड 8 और इससे आगे भी शिक्षा मध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में हो। सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के स्कूल इसका अनुपालन करेंगे। आगे बात करें त्रिभाषा फार्मूला क्या है। ये फार्मूला आप आगे याद रखें, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहीं कहीं आएगा, तो कहीं काफी खर्चीला रखा जो है, इससे काफी लचीला रखा जाएगा। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, याद रखें, ठीक है। किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। 10 से 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। मंत्रालय द्वारा शहर के मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसका नाम है परख, आपसे यूपीएससी वाले पूछ सकते हैं परख, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। आगे बात करें सभी लड़कियों के और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के मध्य क्या होगा, ट्रेंड जो जेंडर समावेशी निधि है, जेंडर इंक्लूजन फंड का गठन करेगी। आप देख सकते हैं उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के शोध के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की गठन की भी बात है, याद रख लीजिएगा। ये परख और NRF की बात पूछी जा सकती है। और लड़कियों के साथ ही इसमें क्या है, ट्रांसजेंडर छात्रों, मतलब छात्र में क्या है, छात्र में कोई लिंग भेद नहीं है। एक जेंडर समावेशी निधि, जेंडर इंक्लूजन फंड के गठन की बात है। ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें बहुविषयक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हों और प्रत्येक जिले में या उसके आसपास की कम से कम उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हों। ऐसी इस शिक्षा व्यवस्था में नीतियां, इस शिक्षा व्यवस्था की नीति में बातें या नीतियां रखी गई हैं। आगे बात करें उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 के 2.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। ध्यान रखना इसे। जो उच्च शिक्षा की बात है, आप देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षा थी वो क्या है, वो 30 तक ही क्या है, 100% लक्ष्य रखा गया है। लेकिन हायर एजुकेशन का नामांकन अनुपात, जिसे कहते हैं सकल नामांकन अनुपात, ग्रास जो एनरोलमेंट रेशियो है कि 2018 के 18 में कितना था, 26.3% और बढ़ाकर 2035 में किया जाएगा 50% की बात है। आगे हम देख सकते हैं डिग्री कार्यालयों में वो डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में परिवर्तन किया गया है। याद रखें स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। विकल्प क्या होंगे देख सकते हैं, उदाहरण 1 वर्ष पूरा करने का सर्टिफिकेट या 2 वर्ष पूरा करने का डिप्लोमा और 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। अगर आप 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ेंगे तो स्नातक की डिग्री, जिसे बैचलर डिग्री कहते हैं। अगर आप 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा भी दिया जाएगा इसके साथ। आगे हम बात करते हैं पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री आपको प्राप्त होगी। और एक चीज है, ये सर्टिफिकेट अगर आप बीच में पढ़ाई छूट जाती है और आप कुछ सालों बाद फिर से पढ़ाना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट को लगा के आप अगले किसी कॉलेज में आप अगले जो 1 वर्ष पूरा कर चुके हैं, द्वितीय वर्ष से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लाने का मेन लक्ष्य है। हो सकता है इसमें आगे मिले, नहीं मिलेगा तो हमने आपको ये चीज बता दी है। तो पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के लिए शोध प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। अब हम बात करें एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा और विश्व के शीर्ष जो है विश्वविद्यालय में भारत को अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। मतलब एमफिल बंद हो जाएगा। अगर डीयू चाहेगा तो उत्तर प्रदेश में अपनी शाखा चला सकेगा, या ऑक्सफोर्ड चाहेगी तो आपके नोएडा में आके आपको एक संचालन करेगी शाखा। भारत में वर्तमान के अनुसंधान एवं नवाचार निवेश जीडीपी के लिए जो है 0.69%, और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देखेंगे वर्तमान में जो अनुसंधान है, मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च है और नवाचार है,
इसमें निवेश के संदर्भ में देखेंगे तो जीडीपी का केवल 0.69% है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8% है, इजराइल में 4.3% है और दक्षिण कोरिया में आप देखेंगे तो 4.2% है। तो आप देखेंगे इसके मामले में अमेरिका से भी आगे इजराइल आगे है, अमेरिका से आगे दक्षिण कोरिया आगे है। याद रखें, उच्च शिक्षा में जो रिसर्च और इनोवेशन के सामने जो अपनी जो इनका जीडीपी का जो निवेश है इनका या पैसा खर्च करती है। अब हम बात करें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हेग के संदर्भ में हेकी, तो इसके तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी। आप देख सकते हैं कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग है, इसके तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर NHERC, और बात करें राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, और बात करें NAC की बात है। आगे उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट की बात है, ग्रांट और हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, तो हेग जो HEGC की बात है, और सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC शामिल है। हेग की बात करेंगे, हेकी की बात तो राष्ट्रीय एजुकेशन काउंसिल राष्ट्रीय एजुकेशन कमीशन ऑफ देखेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में स्वयं इन चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद का निपटारा करेगी। तो ये काम हेकी करेगी, कौन? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये काम हेकी करेगी, इनके बीच विवाद होता है। और बात करें राष्ट्रीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारणों में देश के विगत 50 वर्षों में देखेंगे तो 220 क्या होगा, 220 से अधिक भाषाओं को भी इसमें रखा गया है। हम आगे बात करें, यूनेस्को ने देख सकते हैं 1997 में भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय इंडेंजर्ड घोषित किया है। तो आप देख सकते हैं यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें 197 भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में घोषित किया है। आगे बात करें अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी। हम आगे देख सकते हैं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों को मुक्त आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात की गई है इसमें। आगे हम बात कर सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE की सशक्तिकरण और की नीति जो है अनुशंसा करती है। यह नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव करती है। और हम आगे चर्चा करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा GDP का 6% सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 6% तक इसे लाने का इसमें लक्ष्य है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, UPPCS वालों ने पूछ लिया आपसे। और धातव्य है कि इस नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने 31 मई 2019 को जो है शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय को सौंप दिया, जिस पे क्या हुआ, सरकार के लोगों के सुझाव को सार्वजनिक कर दिया गया था। अब हम बात करें भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन आ चुका है। तो लंबे समय तक जो देखोगे सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका चिकित्सीय सेवा कैडर पे थी, लेकिन डॉक्टर एवं नर्स तक ही सीमित थी। वर्ष 92 से जो है WSES मतलब वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम की योजना के तहत आप देख सकते हैं भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के कमीशन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में देखेंगे कि महिला अधिकारियों ने सेना में नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी, जिसे 5 और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था, मतलब 5+5 का इसमें प्लान था। आगे 2005 में WSES योजना को शार्ट सर्विस कमीशन SSC योजना, शार्ट सर्विस वो SSC नहीं जो ग्रुप बी का एग्जाम कराती है अलग है, शार्ट सर्विस कमीशन की बात हो रही है। तो योजना को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसके तहत महिलाएं सेना में 10 से 14 वर्ष की अवधि तक के लिए सेवानिवृत्ति रह सकती हैं। अब देख सकते हैं आप ये IMA और OTA की सेवाएं ले सकती हैं, आगे दे सकती हैं या ले सकती हैं।
आगे देख सकते हैं 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने जाने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। एक आदेश जज एंड एडवोकेट जनरल तथा आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स के वर्तमान वर्गों के साथ साथ भारतीय सेना के सभी 10 वर्गों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मंजूरी दे दी गई है। आगे बात करें तो इस वर्ग में आर्मी एयर डिफेंस जो है एएडी, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिज्म जो है मैकेनिकल बोलेंगे जिसे, इंजीनियर्स, ईएमसी, आर्मी सर्विस कॉर्प्स ईएससी, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स को तथा इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। इसमें हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे आप सभी शामिल हैं, मतलब हर जगह उनको स्थायी कमीशन आ गया तो आप उन्हें हर जगह वरीयता या उनको हर जगह नौकरी मिलेगी। आर्मी में 17 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए पुरुष अधिकारियों के समान ही स्थायी कमीशन और कमान अधिकार के संबंध में निर्णय सुनाया था, इसीलिए ये स्थायी कमीशन आया। आगे 17 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय के तहत भारतीय नौसेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने की बात की गई थी। हम देख सकते हैं फरवरी 2020 में जो है भारतीय सेना में आया था, मार्च 2020 में नौसेना में आया था। आगे देख सकते हैं मणिपुर जल आपूर्ति योजना, तो आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, यह परियोजना है इसलिए याद रखें 15 अगस्त 2019 को जो है राज्यों की साझेदारी के साथ शुरू किया गया है। स्टेट पार्टनरशिप है इसमें। इसका जो बात है इसका संचालन आप देख सकते हैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। इसका लक्ष्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन, ठीक है, FSTC प्रदान कर देना, और इस लक्ष्य में हाल ही में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला जो है रखी गई है 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से। आगे देख सकते हैं 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना जो है आधारशिला रखी है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मणिपुर राज्य में पीने योग्य पान जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। दातव्य है मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने से सरकार के प्रयासों का महत्वपूर्ण घटक है। हम देख सकते हैं इस परियोजना की कुल लागत 30-45 से कोई खास जरूरी नहीं, फिर भी 30-45 से 0.58 करोड़ रुपए। विनिर्माण न्यू डेवलपमेंट बैंक, बस याद रखें कि इसको जो फाइनेंशियल एजेंसी होगी वो NDB है, याद रखें, बाकी आप पढ़े या ना पढ़ें। और 2024 तक है और राज्यों की इसमें पार्टनरशिप है। मणिपुर बस 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य काफी पहले 21 तक ही जो है 100% कवरेज बना रहा है, ठीक है। मणिपुर इसमें 21-22 तक ही, मतलब अगले साल तक मणिपुर इसमें कवरेज कर लेगा 100%, ऐसी उसकी जो है प्लान है। अब बात करें सुपोषित माँ अभियान, तो सुपोषित माँ अभियान भारत की व्याप्त पोषण अल्पता को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। अभियान क्या है? भावी पीढ़ियों को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम पोषण लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बात करें इसमें तो उद्देश्य है गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के मध्य क्या है, संपूर्ण विकास जो है सुनिश्चित करना। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। मंत्री तो स्मृति ईरानी ने उपस्थित में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तो आप इसमें लोकसभा अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे। इस योजना के लिए नहीं, इस प्रेजेंट टाइम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर बने तो याद रखेंगे। भामाशाह मंडी परिसर, कोटा, राजस्थान, ठीक है। सुपोषित माँ अभियान तो ये पूछा जा सकता है कहाँ से शुरू हुआ है, तो भामाशाह मंडी परिसर, कोटा अभियान जो है राजस्थान से शुरू किया गया अभियान। इस अभियान के पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं और 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। तो 12 महीनों के लिए देखेंगे, पहला चरण मतलब पायलट प्रोजेक्ट है, याद रखना, एक साथ पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो है पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार किट प्रदान की जाएगी। इस अभियान में गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी उपलब्ध सहायता कराई जाएगी। इस अभियान के तहत नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को जो है दोनों को आच्छादित किया गया है, मतलब दोनों को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात करें इसमें अभियान के प्रथम चरण और शुरुआत पायलट योजना पर 1000 महिलाओं के साथ की गई है। बाद में इसे अन्य चरणों के तहत
तहत संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। आगे बात करें जो है सुपोषित माह अभियान किट में गेहूं दिया जाएगा, नहीं सॉरी पूरा बोलते हैं, दिया तो सभी जाएगा। गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और बाजरे का आटा, तो गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और बाजरे का आटा, गुड़ दिया जाएगा, दलिया दिया जाएगी, दाल दिया जाएगी और मूंगफली, देसी घी दिया जाएगा, भुने हुए चने जाएंगे, अन्य पोषक आहार दिए जाएंगे। मतलब आपको एक तरीके की पंजीरी मिलेगी। आगे बात करें इस योजना में जो पोषण से भरपूर होती है, इस योजना में एक परिवार को एक गर्भवती महिला शामिल होगी। इस योजना में एक परिवार की सिर्फ एक गर्भवती महिला शामिल की जाएगी और यह योजना का क्रियान्वयन महिला एवं विकास मंत्रालय करेगा। और आप देखेंगे इस योजना के अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित के साथ समांतर रूप से संचालित किया जाएगा। हम बात करें अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के सहित 1.70 लाख करोड़ रुपए के तहत पैकेज की घोषणा है इसमें, जो तो इसका याद रखें नई है, इसलिए इसका डेट भी पूछी जा सकती है। किसने शुरू की है? केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय के माध्यम। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 में महामारी जनित विषम परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना। और इसमें देखेंगे कुछ फैक्ट की बात है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के घटक के रूप में PM गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसके घटक के रूप में मतलब एक घटक है ये PM गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की एक घटक है PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY, मतलब PMG के यहाँ बाई लिखा है, इसमें ए जुड़ जाएगा तो एक घटक हो गया। तो आप देखेंगे इसका उद्देश्य है अप्रैल से जून 2020 तक कोविड-19 महामारी के चलते विषम परिस्थितियों में गरीब परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ऐसा लक्ष्य इसमें रखा गया है। इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ व्यक्तियों को अर्थात जो है देश की लगभग 2/3 आबादी आच्छादित की गई है, मतलब 2/3 आबादी कवरेज है इसमें। और आप देखेंगे 80 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं। अगर इस संदर्भ में पूछा जाए 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY नवंबर 2020 तक विस्तार की घोषणा की गई है। जुलाई-नवंबर 2020 तक इस 5 महीने की अवधि में दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं चावल मुफ्त दिया जाएगा। और हम आगे चर्चा करें इस योजना में उन्हें प्रति माह 1 किलोग्राम चने की भी आपूर्ति की जाएगी। तो आप देखेंगे इसमें अलग से क्या है, 1 किलो चना दिया जा रहा है। ये UPSC वाले स्टेटमेंट इस टाइप के पूछेंगे, हालांकि यूपी में पूछा जाएगा तो आपसे ऊपर मतलब मलाई पूछी जाएगी। आगे बात करें प्रति माह 1 किलोग्राम चने की आपूर्ति दी जाएगी। और केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए की अधिक राशि खर्च करेगी। कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना भी एक शुरू की गई है। आगे बात करें उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरा मेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ, अन्य स्वास्थ्य कर्मी इस विशेष बीमा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाली सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र, अस्पताल केंद्रों में इस योजना में शामिल किए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 तक PMGKY के तहत मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि कर दी गई, जो 182 रुपए से बढ़ाकर अब 202 रुपए है प्रतिदिन हो जाएगी। ठीक है, और इसके तहत लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
आप देख सकते हैं 20 रुपये बढ़ा दिए मनरेगा के तहत, तो अब 202 रुपये हो गए। आगे बात करें 100 रुपये या उससे कम कर्मचारियों वाले ऐसे प्रतिष्ठान जिनके 90% या उससे अधिक कर्मचारियों के मासिक वेतन 15,000 करोड़ रुपए ऐसे कर्मियों के ईपीएफ खातों में मार्च मई 2020 के दौरान उनके मासिक भत्ते की 24% राशि के केंद्र सरकार द्वारा भुगतान के प्रावधान की योजना इसमें शामिल की गई है। अब बात करें, बहुत जरूरी नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक। आप आगे देख सकते हैं गरीब कल्याण अभियान, तो 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा कि कार्यक्रम में अपने संबोधन के माध्यम से कोविड-19 महामारी के चलते विषम परिस्थितियों में अपने गांव वापस लौटे प्रवासी कामगारों को हुई परेशानियों के विषय में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उन्हें रोजगार एवं राहत उपलब्ध कराने हेतु जो है देश के संकल्प की रूपरेखा प्रस्तुत की और इस परिप्रेक्ष्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। उन्हें चिंता थी कि जो लोग बेचारे गांव चले गए या गांव लौट गए हैं कोविड-19 में, उन गरीब कल्याण, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया। और स्मरणीय तथ्य में देख सकते हैं 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कल्याण रोजगार अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA का आरंभ किया है। GKRA याद रखना वही सेम चीज है। इस अभियान द्वारा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहार ग्राम से शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं खगड़िया जो है बिहार राज्य का जिला है और बिहार में चुनाव है, इसलिए ये काम यहाँ से स्टार्ट किया गया है। राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहार ग्राम से स्टार्ट किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गांव वापस लौटे वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना, और वैसे भी बिहार में जो है बाहर से लौटने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है यूपी और बिहार में, इसलिए इस योजना का लक्ष्य भी बिहार के खगड़िया के तेलियर ग्राम से स्टार्ट करने का प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य था। और आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना 125 दिवसीय अभियान के 6 राज्यों के 116 जिलों में आकांक्षी जिलों सहित, ठीक है, आकांक्षी का मतलब विशेष जिले होंगे जो एक मिशन के रूप में कार्य करेगा। आगे बात करें, इस अभियान के तहत केवल उन जिलों को चयनित किया जाएगा जिनमें वापस लौटे प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 या उससे अधिक है। जिन जिलों में प्रवासी मजदूर जो है 25,000 से ज़्यादा है किसी जिले में, या 25,000 या उससे ज़्यादा, उनको शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं तो बिहार के जिले 32 हैं, उत्तर प्रदेश के 31 है, बाकी आप छोड़ दो सब, क्योंकि 116 जिले हैं, याद रखना, आकांक्षी 27 हैं, बस इतना होता है। इस अभियान के तहत 116 जिले ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की अवसंरचना के निर्माण के लिए लक्ष्य 25 लक्ष्य आधारित और 25 कार्य क्षेत्रों में ग्रामीण आवास PMAGY का जो है पौधरोपण जल जीवन मिशन में क्या है प्रावधान, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण जो है संपर्कता कार्य PMGKSY और समावेशी सड़क कार्य, आंगनबाड़ी के मवेशियों के बारे में आप देख सकते हैं इत्यादि शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, राष्ट्रीय विकास ग्रामीण, देख सकते हैं क्या है, भारत सरकार का ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी, परिमाण और समन्वय, ठीक है, कि एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। कौन? ग्रामीण विकास विभाग। याद रखना, ये पूछा जा सकता है, अगर यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ये काम यूपीएससी करेगी। आगे बात करें, ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। इस अभियान के द्वारा क्या होगा, भारत सरकार के 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों को संचालित किया जाएगा। आप आगे देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक रोजगार कार्यक्रम है। तो 26 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तब है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कल्याण जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में वापस आए प्रवासी कामगारों को उनके ही क्षेत्र में हुनर एवं रुचि के आधार पर क्या होगा, रोजगार, अगर वो
मतलब अच्छा कोई काम जिसमें उनकी विशेष रुचि है, जिनमें उनकी स्किल है, उनके लिए उन्होंने भी एक रोजगार चलाया है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम है इसका नाम। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देखेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। और इसमें हम आपको बता चुके हैं कि इस कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ रुपए से अधिक कामगार श्रमिक लाभान्वित होंगे, मतलब 7 करोड़ की बात है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा अन्य कार्यक्रमों में 60 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजित किया जाएगा, मतलब इनको इनमें काम दिया जाएगा। कौन से? सामुदायिक जो शौचालय निर्माण होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो काम करेगा, और मनरेगा अन्य कार्यक्रमों में जो है 60 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को इसमें शामिल करना है। इन सभी एरियाज में शामिल कर दिया जाएगा। अब हम बात करें तो हम इस वीडियो को यहीं रोक लेते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको एक रिवीजन देखते रहिए फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।